सो रिसेंटली लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कोल्ड वार के रिलेटेड ही था। तो कोल्ड वार में हमने कॉजेज़ देखे, उसमें कुछ एरिनाज़ हमने देखे। तो जहाँ तक कोल्ड वार में कुछ चीज़ें जो रहती हैं लाइक हमने देखे कॉन्सिक्वेंसेस ड्यूरिंग कोल्ड वार क्या थे या इम्पैक्ट जो कोल्ड वार के दौरान रहा वो क्या रहा। इम्पैक्ट क्या रहा कोल्ड वार के दौरान? कोल्ड वार के दौरान हमने देखा जैसे 2 ब्लॉक्स थे। जब 2 ब्लॉक्स इमर्ज हो गए, उसको हम कहते हैं बाइपोलैरिटी। उसको हम कहते हैं बाइपोलैरिटी। तो इस कोल्ड वार का ये जो सिनेरियो है बाइपोलैरिटी यानी यूएस और यूएसएसआर, लेकिन इसके साथ-साथ इस कोल्ड वार के दौरान हमने देखा जो न्यूक्लियर वेपन्स है, प्लस मिलिट्री। न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री ग्रुप्स या मिलिट्री रेस, वेपन्स बनाने की दौड़ और मिलिट्री बढ़ाने की दौड़ ये भी बढ़ गई। तो कोल्ड वार के दौरान ये भी डिफिकल्ट हुआ टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। तो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना खासा मुश्किल हो गया कोल्ड वार के दौरान। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट इस दौरान ये रहा, इट मेड इट पॉसिबल, ये कोल्ड वार जो है इट मेड इट पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 3। एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। तो ये इम्पैक्ट्स रहे ड्यूरिंग कोल्ड वार। ये इम्पैक्ट्स रहे ड्यूरिंग कोल्ड वार। उसके बाद एक और बात आती है, वो ये आती है अब इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार क्या रहा? इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार क्या रहा? कोल्ड वार के बाद जो इम्पैक्ट रहा वो सीधी सी बात ये है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो पावर इक्वेशन थी, टू सेंटर्स ऑफ पावर जो थे बाइपोलैरिटी, ये चेंज हुई किसमें? यूनिपोलैरिटी में। तो पहला इम्पैक्ट कोल्ड वार के बाद ये रहा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर टुक प्लेस एंड यूएसएसआर गॉट डिवाइडेड इनटू 15 रिपब्लिक्स। और इन 15 रिपब्लिक में जो पहला था वो था लिथुआनिया। लिथुआनिया पहला रिपब्लिक निकला। तो 15 रिपब्लिक्स निकले, लिथुआनिया पहला निकला, रशिया भी यहीं से निकला, फिर यूक्रेन निकला। तो पहला ये इम्पैक्ट रहा कोल्ड वार के बाद कि डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर 15 टुकड़ों में, और जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो बाइपोलैरिटी चेंज हुई यूनिपोलैरिटी में। बाइपोलैरिटी चेंज हुई यूनिपोलैरिटी में। अब यहाँ पर एक और बात आती है, आफ्टर इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार, जब मालिक खत्म हुआ यानी जब यूएसएसआर खत्म हुआ, मालिक ये किसका मालिक था? एक मिलिट्री ग्रुप का। उस मिलिट्री ग्रुप का नाम क्या था? वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट। तो वारसा पैक्ट भी नहीं रहा। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर टुक प्लेस, यूएसएसआर हुआ खत्म, बाइपोलैरिटी गॉट चेंज्ड इनटू यूनिपोलैरिटी। उसके साथ-साथ जब यूएसएसआर नहीं रहा, तो इसका मिलिट्री ग्रुप भी नहीं रहा। तो हम कहते हैं इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार में डिसइंटीग्रेशन हुई, बाइपोलैरिटी चेंज हुई यूनिपोलैरिटी में, वारसा पैक्ट भी खत्म हुआ। इसके साथ-साथ ओनली मिलिट्री पैक्ट जो स्ट्रांग इमर्ज होता गया, दैट वाज़ नेटो। NATO emerged as a strong military group. NATO emerged as a strong military group. उसके बाद इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार में ये भी आता है, जब डिसइंटीग्रेशन हुई यूएसएसआर की, 15 टुकड़ों में बट गया, तो इन 15 टुकड़ों को हम ये भी कहते हैं न्यूली
independent nations emerged. Newly independent nations emerged. इसके साथ साथ एक और जो रीजनल ग्रुप है वो स्ट्रांग होता गया, उसको हम कहते हैं EU, यूरोपियन यूनियन। ये भी emerge हुई। तो ये वो चीजें हैं लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, दोज वर इम्पैक्ट्स ऑफ कोल्ड वार ड्यूरिंग कोल्ड वार। लास्ट टाइम के इम्पैक्ट्स थे कोल्ड वार के, बट ड्यूरिंग कोल्ड वार जैसे बाइपोलरिटी वाज देयर, या जैसे मिलिट्री रेस, न्यूक्लियर वेपन्स रेस वाज देयर, या जैसे इट मेड इट पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड टू अवॉइड अ डायरेक्ट वर्ल्ड वार 3। तो ये वो इम्पैक्ट्स थे ड्यूरिंग कोल्ड वार। लेकिन इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार में क्या आता है? Disintegration of USSR took place December 1991, and this USSR got divided into 15 republics, the first one being the Lithuania. Russia also one state emerged in the form of Russia. तो 15 टुकड़े इसके हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गई। ये पहला इम्पैक्ट है आफ्टर कोल्ड वार। जब डिसइंटीग्रेशन हुई तो बाइपोलरिटी की पावर इक्वेशन चेंज हुई यूनिपोलरिटी में, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड में एक ही सेंटर ऑफ पावर रहा, एंड दैट सेंटर वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब यूनिपोलरिटी आ गई उसको बोलते हैं वहां पर यूएस हेजेमनी, यूएस हेजेमनी। तो ये इम्पैक्ट है आफ्टर कोल्ड वार का। इसके साथ साथ जब डिसइंटीग्रेशन यूएसआर की हुई, बाइपोलरिटी यूनिपोलरिटी में बदल गई, सिर्फ अमेरिका सुपर पावर रहा, तो यूएसएसआर का मिलिट्री ग्रुप भी नहीं रहा। दैट मीन्स वार्सा पैक्ट आल्सो गॉट वैनिश्ड, जाया हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये वार्सा पैक्ट के साथ साथ जब वार्सा खत्म हुआ तो एक ही मिलिट्री ग्रुप स्ट्रांगली एमर्ज हुआ, एंड दैट वेरी मिलिट्री ग्रुप इज नेटो। नेटो स्ट्रांग मिलिट्री ग्रुप की तरह एमर्ज होता गया। जब डिसइंटीग्रेशन हुई 15 टुकड़े निकले, उसको हम कहते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स एमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूक्रेन, रशिया, लिथुआनिया, अजरबैजान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो मतलब ये वो डिसइंटीग्रेशन से जो 15 नेशंस निकले यूएसआर को, वो भी आता है इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार। या इसके साथ-साथ एज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन आल्सो एमर्ज्ड एज़ स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इम्पैक्ट है, वो जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा दैट वाज़ इम्पैक्ट ड्यूरिंग कोल्ड वार। अब ये वाला जो हमने आज स्टडी किया या कर रहे हैं राइट नाउ, इट इज़ इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार। तो इम्पैक्ट आफ्टर कोल्ड वार में क्या है? जो बाइपोलरिटी होती है वो चेंज होती है यूनिपोलरिटी में। बाइपोलरिटी चेंज होती है यूनिपोलरिटी में। देखो, बाइपोलरिटी में था यूएस प्लस यूएसएसआर, लेकिन यूनिपोलरिटी में आता है सिर्फ और सिर्फ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब बाइपोलरिटी खत्म होती है 1991 में, रह जाती है यूनिपोलरिटी। तो यूनिपोलर वर्ल्ड में देयर इज ओनली वन सेंटर ऑफ पावर, दैट इज अमेरिका। वन सेंटर ऑफ पावर, दैट इज अमेरिका। क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज अमेरिकन हेजमोनी, दैट इज यूएस हेजमोनी। यूएस हेजमोनी के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसके लिए हमने वो चीज़ें पढ़नी है जहाँ यूएस ने अपना दम दिखाया, अपना पावर दिखाया। कोल्ड वार के बाद जो यूनिपोलर वर्ल्ड रहा, उसमें मोस्टली डोमिनेट अगर किसी ने किया दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहली बात जो है 1990 1991, इसको हम कहते हैं फर्स्ट गल्फ वार। इस फर्स्ट गल्फ वार में क्या होता है? इराक वर्सेस कुवैत। इराक वर्सेस कुवैत में क्या होता है, 1990 और 1991 के दौरान
ये दोनों गल्फ कंट्रीज है, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट गल्फ वार। इराक कुवैत के किसी एरिया पे काबिज हो जाता है और कब्जा करता है। जब इराक कुवैत के इस एरिया पे कब्जा करता है, तो अमेरिका वहां इंटरफियर करके या यूएन वहां अमेरिका के साथ इंटरफियर करके इराक को कहते हैं कि कुवैत को छोड़ दो। लेकिन इराक छोड़ने से साफ इनकार करती है। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका अपने 34 दोस्त मुल्कों के साथ उठता है और इराक पे ताबड़तोड़ हमले करते हैं, और यूं वो इराक से कुवैत को छिड़ाते हैं। यूं वो इराक से कुवैत को वहां पे छिड़ाते हैं। तो वहां ये छिड़ाया कुवैत को इराक से अमेरिका ने 34 दोस्तों के साथ मिलकर ये किया। लेकिन जो 75% फौज थी आउट ऑफ दीज वेरी 34 कंट्रीज, वो 75% जो फौज थी वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इवन इस वार में, ये जो फर्स्ट गल्फ वार है, इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अमेरिका के तब प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, या ये जो जॉर्ज H.W. बुश है, इसको ये भी बोला जाता है बुश सीनियर। बुश सीनियर। और इराक के जो थे वो थे सदाम। और सदाम ने इस बैटल को बोला, ये जो फर्स्ट गल्फ वार है या फर्स्ट गल्फ वार या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, सदाम ने इसको क्या बोला, मदर ऑफ ऑल बैटल्स। मदर ऑफ ऑल बैटल्स। तो यहां पर अमेरिकन हेजमोनी दिख रही है। देखो, इराक ने 1991 के दौरान कुवैत पे कब्जा किया। यूएन ने इंटरफेयर किया, और अमेरिका ने, जब इराक ने यूएन का नहीं माना कि हम कुवैत से फौज नहीं निकालेंगे, कुवैत का कब्जा खत्म नहीं करेंगे, तो अमेरिका ने 34 दोस्तों के साथ मिलकर हमला किया और कुवैत को छिड़ाया। लेकिन 75% इन 34 कंट्रीज में अमेरिका से थी। इस इराक कुवैत 1991 वार को कहा जाता है फर्स्ट गल्फ वार। दोनों गल्फ कंट्रीज है, या इसको माना जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश सीनियर या जॉर्ज H.W. बुश, और इराक के थे सदाम हुसैन। सदाम हुसैन ने इसको बोला मदर ऑफ ऑल बैटल्स। क्यों बोला मदर ऑफ ऑल बैटल्स? क्योंकि अमेरिका ने, जो वो मोबाइल पे आती है ना, वो गेम स्मार्ट बम्स वगैरह, कंप्यूटर वार, तो यहाँ पर भी अमेरिका ने फर्स्ट गल्फ वार में स्मार्ट बम्स इस्तेमाल किए। स्मार्ट बम्स इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किए, इसलिए इसको ये भी बोला गया कंप्यूटर वार, क्योंकि ये कंप्यूटर गेम की तरह है। तो ये जो फर्स्ट गल्फ वार है, यहाँ किसकी हेजमोनी दिख गई? अमेरिका की। और हमने पढ़ना क्या है? अमेरिकन हेजमोनी। ये अमेरिकन हेजमोनी स्टार्ट कब हुई? जब बाइपोलरिटी चेंज हुई यूनिपोलरिटी में। ये कब चेंज हुई बाइपोलरिटी से यूनिपोलरिटी में? 1991, आफ्टर, मतलब आफ्टर कोल्ड वार या आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो अमेरिकन हेजमोनी जब स्टार्ट हुई, एक ही सेंटर रहा पावर का, वो यूएस रहा। तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत इन्होंने की इराक और कुवैत के मसले से। तो पहली अमेरिकन हेजमोनी दिख रही है फर्स्ट गल्फ वार में या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये हो गया 1990 एंड 1991। उसके बाद यहाँ एक और बात होती है, दैट इज 1998 एंड 1999। इस दौरान क्या होता है, जो अमेरिकन एम्बेसी है, लाइक इंडिया एक कंट्री है, दिल्ली कैपिटल है, तो दिल्ली में बहुत सारे हाई कमिश्नर ऑफिसेस है, लाइक फ्रांस की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, अमेरिका एम्बेसी है, जर्मनी की एम्बेसी है। इसी तरह कीनिया और तंजानिया, इन दोनों कंट्रीज में अमेरिका की एम्बेसी थी। यूएस एम्बेसी तंजानिया में और कीनिया में।
और होता क्या है, जो यूएन ने डेज़िग्नेट किया है कि अल-कायदा एक टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, ये कहते हैं कि अल-कायदा ने सुसाइड अटैक्स किए कीनिया में और तंज़ानिया में, लेकिन कहाँ पे? यूएस की एम्बेसी पे, और इसको तबाह कर दिया। तो जवाब में क्या किया गया? जवाब में जो है यूएस ने ज़ोर दिखाया, ताकत दिखाया, उसने किया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का मतलब था अल-कायदा के जो ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान में एंड सूडान में। अफ़गानिस्तान और सूडान में अल-कायदा के ठिकानों पे हमला करना था, क्योंकि ये कीनिया और तंज़ानिया का बदला ले रहे थे। तो उस हमले को जो अमेरिका ने यहाँ पर बदले के लिए लिया अल-कायदा से अफ़गानिस्तान और सूडान में, उसको कहा जाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998। तो यहाँ भी अमेरिकन हेजेमनी दिख गई। उसके बाद 1991 में अमेरिकन हेजेमनी कहाँ पे दिख रही है? ये दिख रही है यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में एक प्रोविंस है, एक स्टेट है, उसका नाम था कोसोवो। कोसोवो। कोसोवो प्रोविंस में जो थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे वहाँ पे। तो ऑब्ज़र्व किया गया फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू कि क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे गलत हो रहा था। तो अमेरिका ने इंटरफियर किया यूगोस्लाविया में, मिलिट्री अटैक्स किए और कोसोवो को अलग मुल्क वहाँ पर बना दिया और वहाँ पर अपना मिलिट्री कैंप भी डाला नेटो का। तो 1998 और 1999 में भी अमेरिका ने अपना ज़ोर दिखाया। लेकिन तब अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट थे, वो थे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन। तो यहाँ भी अमेरिकन हेजेमनी, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच एंड अटैक्स ऑन यूगोस्लाविया। अटैक्स ऑन यूगोस्लाविया। तो यहाँ भी अमेरिकन हेजेमनी। अब उसके बाद 9/11 देखो हम यहाँ डेट लिखते हैं, जैसे आज 5 है, 8th मंथ है एंड 22 इज़ द ईयर। लेकिन अमेरिका में कैसे लिखते हैं? वहाँ पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। ये अमेरिकी डेट है, ये सबकॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तानी डेट है। तो अमेरिका में पहले मंथ लिखा जाता है, बाद में डे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले डे फिर मंथ। इसलिए अमेरिका में 9th जो था वो मंथ था, दैट वाज़ सितंबर, और 11th जो था वो डेट था। सो 11th सितंबर 9/11 अटैक्स। 9/11 अटैक्स कहाँ पे होते हैं? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में, पेंटागन अमेरिका में, जो वहाँ पर ट्विन टावर्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, उन पे हमला होता है। एक हमलावर जहाज़ जो है वो जज़ीरे में गिरता है। पेनिनसिल्वेनिया पेनिनसिल्वेनिया में वो गिरता है। होता क्या है यहाँ पे? ये कहते हैं एज़ पर मीडिया, एज़ पर अमेरिकन रिकॉर्ड्स, ये कहते हैं 19 अरब हाईजैकर्स आ गए, मतलब मुस्लिम कंट्री से 19 हाईजैकर्स आ गए। उन्होंने हाईजैक किया 5 कमर्शियल प्लेन्स। 5 कमर्शियल प्लेन्स को वो हाईजैक करते हैं और अमेरिका में टकराते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ, ट्विन टावर्स के साथ, पेंटागन के साथ। लेकिन उनका एक कमर्शियल जहाज़ गिरता है जज़ीरे में, पेनिनसिल्वेनिया में। तो यहाँ पर जो ये बाकी सक्सेसफुल होते हैं,
वहाँ पर कितने लोगों की मौत होती है? अमेरिकी 3000 लोग मर जाते हैं और बहुत सारे फिर ज़ख्मी हो जाते हैं। तब अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश जूनियर और इसका पूरा नाम है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जब ये हमले देखते हैं 11 सितंबर के दिन, उसके बाद ये ऐलान करते हैं क्योंकि अरब हाईजैकर्स थे एज़ पर इन्वेस्टिगेशन, फिर ये कहते हैं अब हमने इनके हिसाब से टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है और उसके लिए टर्म देते हैं वॉर ऑन टेरर। वॉर ऑन टेरर का ऐलान करता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश या बुश जूनियर। इस वॉर ऑन टेरर में क्या करता है? ये पहले ही करता है ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम में क्या होता है? इस ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम में वॉर ऑन टेरर के स्ट्रेटजी के हिसाब से यूएस जो है ये अपने दोस्तों यानी नेटो के साथ मिलता है और ये हमले करते हैं तालिबान प्लस अल-कायदा के ठिकानों पर। तो वो कहाँ पर थे? अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। तो यहाँ पर भी अमेरिकन हेजेमनी दिख रही है। अब जब ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया 2001 में, नेटो के साथ मिलकर तालिबान और अल-कायदा के ठिकानों पे अफ़गानिस्तान में, बहुत सालों तक वो रहे। लास्ट ईयर वो चले गए वहाँ से, लेकिन यहाँ बहुत तबाही हुई, बहुत लोग मारे गए, ज़मीन की ये प्रॉपर्टी की तबाही, इंसानी जानों की तबाही, इकोनॉमी तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, लेकिन बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए। और जिनको अरेस्ट किया इन्होंने, चाहे वो ये अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान या बाकी किसी मुस्लिम कंट्री से, उनको इन्होंने अमेरिका में लिया और अमेरिका की जेलों में बंद कर दिया, जो उनका जेल है गुआंतानामो बे। वहाँ किसी को ये मुलाकात भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या दिखी 9/11 अटैक्स में? यहाँ पर भी दिखी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे हमला हुआ, ये कहा उन्होंने 19 अरब हाईजैकर्स थे, 3000 लोग वहाँ मर गए, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराए, पेंटागन से टकराए, लेकिन एक जहाज़ पेनिसिल्वानिया में गिर गया और नुकसान 3000 मर गए, कुछ ज़ख्मी हो गए। फिर अमेरिका ने जॉर्ज बुश जो प्रेज़िडेंट थे ऐलान किया वॉर ऑन टेरर या ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम। नेटो के साथ मिलके उन्होंने तालिबान और अल-कायदा के ठिकानों पर अफ़गानिस्तान में बमबारी की बहुत सालों तक, मुसलमानों को अरेस्ट भी किया और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं किसकी पावर, किसकी ताकत? अमेरिका की ताकत। उसके बाद एज़ पार्ट ऑफ अमेरिकन हेजेमनी 2003 2003 ये लास्ट वाला स्टेप है इसमें अमेरिकन हेजेमनी। 2003 में क्या होता है? एक होता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडे को बहुत पावर होता है। इस प्रोपेगेंडे में क्या होता है? एक न्यूज़ चैनल जो है, वो रोज़ झूठ बोलती है। एक ही बात वो रिपीट करते हैं और आपको पता है ये झूठ है। लेकिन जब वो रोज़ बोलती है, 1 महीने तक वो बोलती रहती है कि वो हुआ, लेकिन आपको पता है ये गलत है, झूठ है। लेकिन फिर आप भी सोचते हो या तो ये पागल है या तो हम ही गलत समझ रहे हैं। थोड़ा ना इसमें थोड़ा-सा सच होगा। वो जो आपका माइंड 0.1% भी सच मानने लगा ना, दैट इज़ पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, दैट इज़ पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। इसी तरह 2003 में अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया। कौन-सा प्रोपेगेंडा किया अमेरिका ने? कि इराक जो है, इराक के सदर थे तब सद्दाम हुसैन और यहाँ यही जॉर्ज बुश जूनियर थे अमेरिका के। यहाँ थे सद्दाम हुसैन। जॉर्ज बुश की हुकूमत ऐलान करती है, प्रोपेगेंडा करती है कि इराक में सद्दाम हुसैन की जो रिजीम है, गवर्नमेंट है, सिस्टम है, वो बना रहे हैं डब्ल्यूएमडी। डब्ल्यूएमडी स्टैंड्स फॉर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये अमेरिका प्रोपेगेंडा करता है तो यूएन आता है बीच में, ये कहता है
आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, चलो हम इसका क्या करते हैं, इंस्पेक्शन कि आया सदाम की रिजीम सच में ये हथियार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। फिर क्या होता है वहाँ पे, इंस्पेक्शन के लिए यूएन जो अपनी टीम भेजती है, उस इंस्पेक्शन टीम का जो हेड होता है, जो इराक में देखता है कि डब्ल्यूएमडी बन रहा है कि नहीं, उस हेड का नाम होता है हेनस ब्लिक्स। पर हेनस ब्लिक्स बार-बार नेट के एग्ज़ाम में आया था, 2-3 बार। हेनस ब्लिक्स हेड था उस टीम का जो इराक में गया डब्ल्यूएमडी देखने के लिए। जब ये इराक गया तो इसने वहाँ कोई भी डब्ल्यूएमडी रिएक्टर नहीं देखा, कोई भी इसका प्रोग्राम मंसूबा नहीं देखा। ये आया वापस, इन्होंने रिपोर्ट दी यूएन को कि सदाम हुसैन की जो हुकूमत है, वो कोई भी डब्ल्यूएमडी नहीं बना रहे हैं। वो कोई भी डब्ल्यूएमडी नहीं बना रहे हैं। अब यूएन ने कहा अमेरिका को कि इराक ये हथियार नहीं बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका का कुछ इंटरेस्ट था। अमेरिका ने यूएन की नहीं सुनी, अमेरिका ने अपने 40 हवारियों के साथ मिलके ये इराक पे टूट पड़े। 19 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक ये इराक पे टूट पड़े 40 हवारियों के साथ 2003 में, और उसी 2003 के दिसंबर में इन्होंने सदाम हुसैन को अरेस्ट किया और उसको क्या किया, हैंगड, फांसी दी, उसको फांसी दी। फांसी देते हैं उसको उसी साल 2003 में। अब मार्च अप्रैल 2003 के दौरान जब इराक में ये हमले करते हैं, तबाही होती है, प्रॉपर्टी बर्बाद, जानें बर्बाद, तो उसके बाद अमेरिका के भी कुछ 5000 तक फौजी मारे जाते हैं। उसके बाद ये अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे रहते हैं, काबिज़ रहते हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाते हैं, लेकिन जो इनको चाहिए था वो मिला। इनका वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट एक था, वो इनको मिला एंड दैट वाज़ ऑयल, तेल पे काबिज़ होना था। इसीलिए इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था डब्ल्यूएमडीज़ का। तो अमेरिका ने इंटरेस्ट हासिल किया पावर की वजह से, और पावर इन्होंने इस्तेमाल किया अपने 40 दोस्तों के साथ मिलकर, लेकिन वहाँ कोई भी डब्ल्यूएमडी नहीं था। अदरवाइज़ यूएन ने टीम भी भेजी थी हेनस ब्लिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी अमेरिका ने नहीं माना क्योंकि उसको चाहिए था तेल, और पावर के बलबूते पे उन्होंने वो हासिल किया। तो यहाँ पर भी अमेरिकन हेजेमनी दिखी, और ये जो अमेरिका वार हुआ, यूएस इराक, अमेरिका इराक वार जो हुआ 2003 वाला, इसका भी कोड है क्योंकि इराक एक गल्फ कंट्री है, तो इसको माना जाता है गल्फ वार सेकंड। इराक कुवैत 1990 वाला गल्फ वार फर्स्ट है, यूएस इराक 2003 वाला गल्फ वार सेकंड है, और इसका जो कोड है, अगर वो कोड था उसका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसका कोड है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये सारी चीजें हमें दिखाती है कि अमेरिका स्ट्रांग था, डोमिनेट कर रहा था, स्ट्रांग था और डोमिनेट कर रहा था। तो यहाँ अमेरिकन हेजमनी दिख गई, तो यहाँ अमेरिकन मिलिट्री भी स्ट्रांग रही। जब मिलिट्री स्ट्रांग है उसको कहते हैं हार्ड पावर। जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल पावर। जब आपका कल्चर स्ट्रांग है, फैशन स्ट्रांग है, उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो अमेरिका के पास तीनों, सॉफ्ट पावर यानी कल्चरल डोमिनेंस भी, इकोनॉमिक डोमिनेंस भी दैट इज स्ट्रक्चरल पावर, मिलिट्री डोमिनेंस भी दैट इज हार्ड पावर। मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी आते हैं हार्ड पावर में। तो इन तमाम वार से हमें पता चलता है अमेरिकन हेजेमोनी। तो ये हेजेमोनी अमेरिका ने मेंटेन की ड्यूरिंग यूनिपोलैरिटी। लेकिन अब ये यूनिपोलैरिटी नहीं रही, अब बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर है, लाइक यूएस के साथ-साथ अब रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बाकी कंट्रीज़ है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, एटसेट्रा। So it was all about Cold War consequences plus यूनिपोलैरिटी, और यूनिपोलैरिटी में हम देखते हैं अमेरिकन डोमिनेंस।